बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 29 किस्तें सुन चुके हैं और अब 30वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मुमकिन है उन्होंने सुकून से बैठकर इस बारे में सोचा हो। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, क्या मतलब भाई? साफ जाहिर है, अकल से काम लेते तो पहले ही अंदाज़ा कर सकते थे। हवाई जहाज़ों के सफ़र मुसल्लह होकर नहीं किए जाते। उस एक आदमी डायर के अलावा किसी के पास पिस्तौल नहीं था। उन्होंने आखिरकार अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हमारे पास ज़्यादा असला नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा वो पिस्तौल या फिर उसके अलावा हलाकशुदा साथी की राइफल है। गुड, यकीनन ऐसी ही बात होगी। लेकिन फ्रेड बोला, ओह वो देखो। मैंने इशारा किया और फ्रेड उस तरफ देखने लगा। दो आदमी हाथों में तख्ता उठाकर पुल की तरफ बढ़ते नजर आए। पुल के करीब आकर वो ऊंधे मुंह लेट गए और आहिस्ता आहिस्ता आगे सिरकने लगे। फ्रेड बेचैन होने लगा। फायर नहीं करेंगे मिस्टर अली? ओह नहीं फ्रेड, अभी नहीं। तुम इनको इरादों को भांप रहे हो या नहीं? नहीं, मैं नहीं समझ सका। उन्हें वाकई अकल आ गई है। पहले वो पुल की बाकायदा मुरम्मत के चक्कर में लगे हुए थे, लेकिन अब उन्होंने सोचा है कि सिर्फ चंद तख्ते जोड़कर वो बआसानी खला को फलांग सकते हैं। उनकी तादाद भी काफ़ी है और फिर वो पूरी तरह मुसल्लह हैं, जबकि हम निहत्ते। इस तरह वो हम पर आसानी से काबू पा सकते हैं। खुदा की पनाह, बिल्कुल ठीक अंदाजा है, फ्रेड ने गहरी सांस लेकर कहा। अगर ये अकल उन्हें दिन ही में आ जाती तो शायद अब तक खेल खत्म हो चुका होता। मैंने कहा, गोली नहीं चलाएंगे मिस्टर अली? फ्रेड फिर बोला, नहीं फ्रेड प्लीज, जल्दबाजी से काम ना लेना। मैंने कहा और चट्टान से नीचे छलांग लगा दी। नीचे तमाम तर तैयारियां मुकम्मल थीं। गोल पत्थरों पर चीथड़े बंधे हुए थे और साथ ही 4-4.5 फीट लंबी रस्सियां थी। वो अच्छी तरह तेल में डुबोए गए थे। तयशुदा प्रोग्राम के तहत एक स्टू जला लिया गया और फिर मैंने एक गोले की रस्सी पकड़कर चीथड़ों को आग लगा दी। उसके बाद उसे घुमाने लगा। फिजा में आग का एक दायरा गर्दिश करने लगा। अच्छी तरह घुमाने के बाद मैंने रस्सी छोड़ दी और जोर से चीखा, माइकल निशाना देखना। फ्रेड और माइकल के हल्क से जोरदार आवाजें निकली। गोला ठीक पुल पर गिरा, टूटे हुए हिस्से की इस तरफ। वाह, वो लोग इस हिस्से की आग भी नहीं बुझा सकते। दरमियान में खला है। होशियारी से दोस्तों, बेइख्तियार उठने की कोशिश मत करना। वो लोग खिसियाने होकर गोलियों की बारिश करेंगे, मैंने कहा और फिर दूसरा गोला उठा लिया। गोलियों की तादाद 100 के करीब थी। लोइस ने भी इस बार मेरी तकलीद की थी। निशाना सिर्फ अंदाजे से लिया जा सकता है लोइस, लेकिन इनमें से एक भी गोला जाया नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे पास ये आखिरी हथियार है। फिक्र मत करो मास्टर, लुइस ने कहा और 2 गोले पुल के उस हिस्से पर पड़े। फिर जैक्सन भी हमारे साथ शामिल हो गया। माइकल को यह खेल इतना दिलचस्प लगा कि वो भी अपनी जगह से नीचे कूद आया और जलते हुए गोलों का खेल खेलने लगा जिसने दुश्मन को दहला दिया था। उनके पास पुल के इस दूसरे हिस्से में आकर आग बुझाने का कोई जरिया नहीं था और सूरत हाल खतरनाक से खतरनाक तर होती जा रही थी। मैंने जब देखा कि मेरे साथी अब इस खेल में मशाक हो गए हैं और कामयाबी से अपना काम कर रहे हैं तो मैं राइफल संभाल कर चट्टान पर आ गया। फिर एक दिलचस्प मंजर आंखों के सामने आ गया। माइकल चट्टान से नीचे उतरते ही इस खेल में शरीक तो हो गया था, लेकिन उसका अंदाजा जरा सा गलत हो गया। उसके फेंके हुए तमाम गोले पुल के दूसरे हिस्से पर गिर रहे थे। यही नहीं, माइकल कुछ और पुरजोश हुआ तो कई गोले दूसरी तरफ खड़े हुए ट्रकों पर जा गिरे और ट्रकों पर लगे हुए कैनूसों ने आग पकड़ ली। उनके पास खड़े हुए आदमियों के कपड़ों में भी आग लग गई थी और जलते हुए बदन नाचते नजर आ रहे थे। उनके पास आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था। ट्रकों की आग बढ़ती जा रही थी और वो दीवानों की तरह भाग दौड़ रहे थे। दफादन किसी ट्रक के पेट्रोल टैंक ने आग पकड़ ली और वो फट गया। शोलों के साए में एक शख्स कोई 20-25 फीट फिजा में बुलंद हुआ और फिर जमीन पर आ गिरा। वो लाख धमाके से इर्द गिर्द की चट्टानें लड़ गई। आग और धुएं का शोला आसमान की तरफ लपका और जलता हुआ पेट्रोल दूर तक बिखर गया। दिल मुसर्रत से उछल रहा था, लेकिन मैं उनके जवाबी इकदाम से भी गाफिल नहीं था। वही हुआ, उन्होंने बेपनाह फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां बारिश की तरह बरसने लगी। मैंने जोर से आवाज लगाई और फ्रेड से चट्टान नीचे उतरने को कहा। फ्रेड ने फौरन ही मेरी हदायत पर अमल कर लिया। गोलियों की इस खौफनाक बारिश में हम किसी भी लम्हे मौत का शिकार हो सकते थे। पुल जल रहा था और शोलों से मजीद रोशनी फैल गई थी। ट्रकों के इंजनों की आवाज कुछ तेज महसूस हुई। मैं गोलियों की इस बारिश के बावजूद अपना तजस्सुस ना रोक सका। एक बार फिर मैंने चट्टान पर चढ़ने की हिम्मत की और दूसरी तरफ देखने लगा। वो लोग बचे खचे ट्रकों, जीपों और इंसानों को लेकर पीछे हट रहे थे। इस कदर शदीद नुकसान उठाने के बाद अब उनमें इतनी दिक्कत नहीं रही थी कि वो वहां रुकते। गोलियां चलना भी बंद हो गई। पुल धड़ाधड़ जल रहा था। माइकल, मैग, जैक्सन और फ्रेड ने खुशी से नारे लगाए। सब के सब मुझ पर आ लदे थे। एक कोने में मैं खड़ा हुआ था, एक कोने में एडलर भी खड़ा हुआ था, लेकिन उसके तासरात ज्यादा खुशगवार नहीं थे।
जो लोग इस दौरान में एडलर की बकवास का शिकार हुए थे वो भी अब हमारी कारकर्दगी से मुतासिर हो गए थे। उनमें से बेशतर ने आगे बढ़कर मुझे मुबारकबाद दी थी। खुश तबे रैक्सन भी आगे बढ़कर गर्मजोशी से मुझसे गले मिला। तुम्हारी इतनी उम्र नहीं अली जितना तजुर्बा है, मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो, उसने खुलूस से कहा। शुक्रिया दोस्तों, एडलर को तो हमेशा दफा ही करोगे तुम लोग, लेकिन जो कुछ मैं इस वक्त कह रहा हूँ उस पर यकीन ना करो तो इंतहाई अफसोस की बात होगी। एडलर की जहरीली आवाज फिर उभरी। तमाम लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी देर के बाद आपकी जबान खुली है मिस्टर एडलर, फरमाइए इस वक्त आप क्या नुक्ता पेश करना चाह रहे हैं। अब तक ये सोचा जाता रहा है कि वो कौन सी शख्सियत है जिसके दुश्मनों ने बाकी तमाम लोगों को भी मौत की कशमकश में डाल दिया है। हाँ, ये सोचा जाता रहा है मिस्टर एडलर। माइकल, अब भी तुम उस शख्सियत को नहीं पहचान सके? ओह, इसका इंकिशाफ आप ही करें मिस्टर एडलर। मिस्टर अली के अलावा और कौन हो सकता है? अगर ये शख्सियत नहीं है तो फिर जरा मालूम करके बताएं कि मिस्टर अली कौन है। वेरी गुड, आपकी ये बात काबिले गौर है, बल्कि मेरा ख्याल है कि आपने निहायत जहानत की बात की है। लेकिन अगर है भी तो क्या आप इस बात को नहीं सराहते कि अली ने अपने लातादाद दुश्मनों को नीचा दिखा दिया है और हम मुसीबत में फंसे हुए हैं। हाँ, इसकी सजा मिस्टर अली को ही दी जा सकती है। क्या आप उनके लिए कोई सजा तजवीज़ करेंगे? माइकल बोला। तुम मुझ पर तंज कर रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ मिस्टर एडलर, आपका ये अंदाजा भी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि बकौल आपके हम तो हैं ही एक दूसरे के शरीके कार। माइकल मस्खरेपन से बोला और तमाम लोग हंस पड़े। एडलर की इन बातों को नफरत की निगाह से देखा गया था। त्यारे के मुसाफिर चट्टानों से काफी पीछे हटकर आराम करने लेट गए। हम चंद आदमी भी एक ग्रुप की शक्ल में एक जगह बैठ गए थे। नींद किसी की आंखों में नहीं थी। जले हुए पुल और ट्रकों की रोशनी अभी तक फैली हुई थी। मैग ने कहा, मेरा ख्याल है अब पुल की मुरम्मत तो उनके बस की बात नहीं रही। हाँ, फिलहाल तो इसका इम्कान नहीं है, मैंने कहा। फिलहाल? मैग ने सवालिया अंदाज में मुझे देखा। हाँ मैग, फिलहाल ही कहा जा सकता है, मैंने आहिस्ता से कहा। क्या आपके ख्याल में वो लोग कुछ नई कोशिशें कर सकते हैं? यकीनन इसका इम्कान है, लेकिन उसके जराए क्या होंगे? कुछ ना कुछ तो जरूर होंगे। मेरा मतलब है बर्फ की इन वैरानों में वो असर नो क्या कर सकते हैं? आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं मिस्टर मैग कि बहरहाल वो इस साजो सामान के साथ यहाँ पहुंचे थे। उन्हें जहाज के नहत्ते मुसाफिरों की तरफ से इस शदीद मुजामत की उम्मीद नहीं होगी, लेकिन जो कुछ हुआ है उसके बाद वो नए सिरे से कोशिश जरूर करेंगे। एक बात अब भी जहन में अटकी रह जाती है मिस्टर अली, जैक्सन ने कहा। क्या वो आखिर कौन है जिसकी वजह से ये सारा हंगामा हो रहा है? वो जिंदा है या मर चुका है? अगर जिंदा है तो कौन है? जहाज के मुसाफिरों में उसे कैसे तलाश किया जा सकता है? ये ड्यूटी मिस्टर एडलर के सुपुर्द कर दी जाए तो बेहतर है, मैंने हंसकर कहा। ओह, वो डफर है, माइकल बोला। मैं उस शख्स के सख्त खिलाफ हूँ। मेरे ख्याल में मिस्टर अली, उसके बारे में कुछ सोचना बेहद जरूरी है। वो खुदा के वास्ते बैर रखने वालों में से है। मसलन क्या सोचोगे? अब देखिए ना, वो जलील शख्स, माइकल गुस्से से बोला। कोई बात नहीं, मैंने उसकी बात काट दी। न जाने किसके जहन में क्या क्या है, कौन जाने। हमें कोई मंजिल मिल ही जाए, उसके बाद कौन कहाँ होगा किसे पता। सिर्फ इस वक्त तक की बात है। मेरे ख्याल में उसे नजरअंदाज कर दो। मगर अब क्या होगा? मैग ने पूछा। हाँ, ये सवाल सबसे अहम है। मेरे ख्याल में वक्ती तौर पर तो उनका खतरा टल गया है, लेकिन हम इसे मुस्तकिल छुटकारा नहीं कह सकते। जिस तरह वह लोग इस पुल के बगैर दरिया अबूर नहीं कर सके, इसी तरह हमारे लिए भी ये मुमकिन नहीं होगा। अब यही बेहतर है कि हम यहाँ से आगे बढ़ें, जिंदा रहने का जरिया तलाश करें। कम अज कम कोई फौरी खतरा तो नहीं है। इसके अलावा और किया भी किया जा सकता है। तो फिर सुबह को जैक्सन ने पूछा, हम तो इसी वक्त सफर कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बात कुछ अजीब सी है मिस्टर अली, फ्रेड इस दौरान में पहली मर्तबा बोला। क्या? हम में से कोई किसी का कुछ नहीं है, उसके बावजूद हम अपनी जिंदगियां बचाने की बजाय एक दूसरे की मदद के लिए कोशा हैं, जबकि हम में से कोई भी इस मुसीबत का जिम्मेदार नहीं। यही तो जिंदगी है फ्रेड, वरना बस्तियां आबाद होती, कोई किसी की जरूरत महसूस न करता। मैंने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, इन लोगों को मायूस नहीं छोड़ा जा सकता। सब इकट्ठे जिएंगे, इकट्ठे मरेंगे, तो फिर सुबह को रवानगी तय पाएगी। माइकल ने पूछा। यकीनन, बल्कि सुबह जल्दी। ये तय करके हम सब लोग भी आराम करने लेट गए। शायद सब के जहन मुख्तलिफ ख्यालात की अमाजगाह बने हुए थे। जानते थे कि ये मौत का सफर है। उन्हें तूफानी हवाओं, बर्फपोश चोटियों और अनजाने रास्तों पर सफर करना था, जो उन्हें कहाँ लिए जाएंगे इसका कोई अंदाजा नहीं था। सुबह को सफर का आगाज हो गया। हमारे सामने कोई मंजिल नहीं थी, बस एक जज्बा था शायराए हयात तलाश करने का। तालीम याफ्ता और समझदार लोग थे और हकीकत से पूरी तरह वाकिफ थे, और कुछ भी किया तो नहीं जा सकता था।
इसलिए घिसट रहे थे। जो जख्मी थे उनकी उमंगें भी यही थी कि दवा दारू के बगैर अपने पैरों पर चल सके। सिर्फ चंद लोग ऐसे थे जो दूसरों के रहमो करम पर थे, लेकिन खुदा तरस इंसान उन्हें भी संभाले हुए थे। सुबह को जब हम रवाना हुए तो आसमान साफ और मौसम खुशगवार था, लेकिन दिन को 10 बजे के करीब बादल छा गए और मौसम में यकायक तब्दीली पैदा हो गई। थोड़ी देर के बाद बर्फबारी शुरू हो गई, लेकिन हम चलते रहे। जगह जगह पहाड़ी ढलवान आए, उस पर चलना खासा दुश्वार रहा, लेकिन किसी न किसी तरह हम रास्ता अबूर करते रहे। दोपहर के बाद एक हादसा हो गया। एक खतरनाक ढलवान से उतरते हुए एक जख्मी स्ट्रेचर से गिरकर हलाक हो गया। उसे बर्फ में ही दफन कर दिया गया और फिर हम आगे बढ़ गए। यूं लगता था जैसे ये सफर कभी खत्म ना होगा और हम दुनिया से दूर बर्फपोश पहाड़ों में मर खप जाएंगे। फिर एक दुश्वार बुलंदी तय करके हम चोटी पर पहुंच गए। आगे जरा सी ढलवान थी और उसके बाद एक लम्हे के लिए हमारे जहन शदीद मायूसी का शिकार हो गए। तकरीबन 25 फुट बुलंद ग्लेशियर रास्ता रोके खड़ा था। माइकल ने गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखा। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, चलते रहना है माइकल, हम रास्ता काट कर चलेंगे। सॉरी मिस्टर अली, आइए, उसने कहा और फिर हम जीने लगे। ग्लेशियर के साथ साथ चक्कर काटते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। एक तरफ ग्लेशियर था, दूसरी तरफ गहरी अमूदी ढलवान। जरा सी लग्जश हमें हजारों फीट की गहराई में पहुंचा सकती थी। तकरीबन 4 घंटे के मुसलसल सफर के बाद हम दोबारा अपने रास्ते पर आए और सीधे आगे बढ़ने लगे। जिंदगी बड़ी अजीब महसूस हो रही थी। कोई नहीं जानता था कि जंग कब तक जारी रहेगी। बिलाखिर रात होगी। खुले आसमान के नीचे बर्फबारी में बसर होने वाली ये रात बेहद खौफनाक थी। बर्फानी टीले तहद्दे निगाह फैले हुए थे, कोई जाए पनाह नहीं थी। ये रास्ता हमारे मौजूदा शब्बो रोज की सबसे खौफनाक और दिल हिला देने वाली रात थी। 3 और जख्मी चल बसे थे। सुबह को कोई ऐसा जख्मी नहीं रहा था जिसके लिए स्ट्रेचर की जरूरत रहती। जो जिंदा थे रात भर में वो भी अधमोए हो गए थे। बदन सुन महसूस होते थे। यूं लगता था जैसे हाथ पांव सूज कर मन भर के हो गए हों। बर्फीली मुहिब हवाओं के जक्कड़ भी चल रहे थे और बर्फ के जर्रे जिस्म में गोया सुराख कर रहे थे। हर चंद के हमने खुद को कंबलों वगैरह से ढक रखा था, मगर ये सब कुछ इन हवाओं के सामने बेकार था। क्या इन हालात में आगे सफर किया जा सकता है? माइकल ने अफसुर्दा लहजे में कहा। हाँ, सफर जारी रखा जाएगा, मैंने अज़म से जवाब दिया। चल सकेंगे ये लोग? चलना होगा उन्हें, चलना होगा इन्हें। मेरी आवाज दूसरे लोगों ने भी सुन ली थी। मैंने हलक फाड़ कर कहा, मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं नकारा हो चुका हूँ। कोई हर्ज नहीं है मिस्टर एडलर, जो लोग आपके अलावा यहाँ रुकना चाहें उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। आपने खुद को किसी का महकूम क्यों समझा है? आप जिस तरह महसूस करें सफर करें। हम चलते हैं, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। गोया मैं तनहा रह जाऊंगा? अगर मेरे साथ कोई भी चलना पसंद ना करे तब भी मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब क्या ख्याल है मिस्टर एडलर? माइकल ने मुस्कुरा कर कहा। वो गर्दन झटक कर रह गया। दिन भर हम वक्फे से चलते रहे। रफ्तार सुस्त थी। मौसम दोपहर तक सख्त खराब था, लेकिन दोपहर के बाद सूरत हाल कुछ बेहतर हो गई और उसी वक्त हम तय करके ढलवान तक पहुंचे थे कि दफातन वादी में कुछ फासले पर टीन की छतों वाले चंद कैबन नजर आए। हम सब के हलक से खुशी की चीखें निकल गई, जिसमें में खुद बखुद तेजी आ गई। हमारी रफ्तार तेज हो गई। हमें मालूम था कि ये कैबन कैसे हैं, लेकिन पिछले तजुर्बात काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हम कैबनों के पास पहुंच गए। चंद गज के फासले से हमने दौड़ना शुरू कर दिया। उनकी तादाद 6 थी। सब बेतहाशा उनमें घुसने लगे, लेकिन चंद लम्हों बाद सनसनी फैल गई। गोलियां चलने की आवाजें आईं और उसके साथ ही कुछ चीखें सुनाई दी। औरतें चीखने लगी। मेरे साथ लुइस, माइकल और जैक्सन थे। हम तीनों एक कैबन के बाहर ही रुक गए। फिर मैग उसी कैबन से बरामद हुआ। उसके शाने से खून बह रहा था। उसके पीछे फ्रेड और रैक्सन निकले और उन्होंने मैग को संभाला। अरे ये क्या हुआ? मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। ज्यादा जख्म नहीं आया, गोली सिर्फ शाने को छूती हुई गुजर गई है। देखना कहीं और लोग ज्यादा जख्मी तो ना हुए होंगे, मैग ने हौसले से कहा। मैं राइफल लिए करीब के कैबन की तरफ दौड़ा। वो जरूरत के सामान से भरा हुआ था, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूसरे कैबनों की भी तलाशी ली गई, वो भी खाली थे। अलबत्ता उनके अकब में बर्फ पर टायरों के निशानात मौजूद थे। मुकम्मल सूरत हाल समझ में आ गई। माइकल ने मैग के जख्म को कसकर बांध दिया था। इस तरह खून बहना बंद हो गया था। जिस कैबन में मैग, फ्रेड और रैक्सन दाखिल हुए थे उसमें 2 आदमी थे। हमारे साथियों ने उन्हें नहीं देखा था। ये तो इस वक्त चौंके जब उन दोनों ने पिस्तौल से फायरिंग शुरू कर दी। खुशकिस्मती थी कि सिर्फ एक गोली मैग के शाने को छूती हुई गुजर गई और फ्रेड ने एक लम्हा जाया किए बगैर पिस्तौल से 2 गोलियां चलाकर उन्हें ठंडा कर दिया। वरना इस मुख्तसर से कैबन में दाखिल होने वालों की जिंदगियां बचना महाल था। काश उनमें से हमें एक जिंदा मिल जाता। इससे कम अज कम उन लोगों के बारे में कुछ मालूम तो हो सकता था, लेकिन उनकी कैबन में मौजूदगी ताज्जुब खेज है। माइकल बोला, हो मिस्टर अली, वो यहाँ वापस जरूर आ सकते हैं। मैग ने कहा,
उसने अब खुद को पूरी तरह संभाल लिया था। हाँ, ये ऐन मुमकिन है, उन्हें जरूर अंदाजा होगा कि हम जिस जगह पर चल पड़े हैं इन कैबनों में रुकना खतरनाक है। जरूरत का सामान लेकर इन्हें तबाह कर दिया जाए। खुशी की बात यह है कि यहाँ से हमें असला भी मिल जाएगा। कैरोसिन ऑयल हमारे पास खत्म हो चुका था, अब यहाँ से हम नया जखीरा हासिल कर सकेंगे। ये फ्रेड की राय थी। अब देर न की जाए, हम मंसूबाबंदी में ही मसरूफ रहें और वो पहुंच जाएं। जैक्सन ने उसकी राय से इत्तफाक करते हुए कहा। तमाम लोगों को लूट मार की दावत आम दी ताकि हस्बे इस्तिताअत वजन उठा सकें। माइकल बोला। उसके बाद तो कदाकी शुरू हो गई। 2 पिस्तौलें, 2 राइफलें और बहुत से कारतूस हाथ आ गए। इसके अलावा जरूरत का बहुत सा सामान मिल गया। सारी चीजों के उसूल के बाद हमने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से पर अमल किया, यानी कैबनों पर तेल डालकर उन्हें आग लगा दी ताकि दुश्मन अब इनसे कोई फायदा हासिल ना कर सके। जब कैबनों से उठने वाले शोले पूरी तरह बुलंद हो गए तो हम वहां से तेज रफ्तारी से चल पड़े। जख्मियों का मसला नहीं रहा था, इसलिए सफर की रफ्तार भी तेज हो गई। शाई शाई करती हुई आवाज चिंगाड़ती फिर रही थी। आगे चढ़ाई थी, जल्दी सांस फूलने लगी, लेकिन बुलंदी पर गार नजर आ रहे थे। इन गारों तक पहुंचने के लिए एक दर्रे से गुजरना था। मैं सोच में डूब गया। मैंने माइकल की तरफ देखा तो जैसे उसने मेरे चेहरे के तासरात पढ़ लिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ अली, जो आप। वो बोल पड़ा। मेरे ख्याल में ये पनाहगाह बेहतर रहेगी। मैंने अपने दिल की बात कही। 100% थके आ रहे नीम जान लोगों को थोड़ा सा सुकून तो मिल जाएगा और इसकी वजह से इनमें जिंदगी की लहर दौड़ जाएगी। यूं भी मुसलसल सफर मुमकिन नहीं। थोड़ी दूर चलकर वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि मजीद सफर जारी रख सकें। माइकल बोला। तो फिर आओ उसी तरफ चलें। मैं बोला। यखबस्ता हवाओं के थपेड़ों से बचने की ख्वाहिश हर दिल में थी। इस वक्त इन गारों की कदरों कीमत हमारे दिल ही जानते थे। 3 गार मुंतखिब कर लिए गए और बेचारे मुसीबत ज़दा इनमें समा गए, लेकिन हमने शदीद थकन के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां मद्देनजर रखी थी और इन हालात में भी पहरे का इंतजाम किया गया था। पहला शख्स लुइस था, जिसने दांत निकालते हुए कहा, सब लोग आराम से सो रहे हो, जिस वक्त थकन दूर हो जाए तो कोई एक आकर मेरी जगह संभाल ले। तुम भी तो थके हुए हो लुइस, माइकल ने कहा। ओह नहीं, मैं इस लफ्ज थकन के मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ, इसलिए कभी इसके बारे में नहीं सोचता, लुइस ने कहा और माइकल मेरी तरफ देखने लगा। लुइस ठीक कहता है, इसे राइफल और कारतूस दे दो, मैंने कहा। लुइस पहरे पर तैनात हो गया। मुर्रा और दूसरी औरतें उल्टा सीधा खाना तैयार करने लगी। फिर सब लोग खाने के बाद लंबे लंबे लेट गए। मेरा ख्याल है मेरे अलावा सभी सो गए थे। मुझे नींद नहीं आई। थोड़ी देर आराम करने से तबीयत कुछ बहाल हो गई थी। मैं बाहर निकल आया। लुइस अपनी जगह डटा हुआ था। मुझे देखकर वो मुस्कुराया। इतनी जल्दी मास्टर? तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो लुइस। यकीन करो मैं जरूरत नहीं महसूस करता। थकन नहीं हुई तुम्हें? तुम्हारे सामने इससे इनकार नहीं करूंगा मास्टर। तो फिर आराम क्यों नहीं कर रहे? मैं यहाँ इस चट्टान पर कंबल में लिपटा आराम ही कर रहा था। बस यही आराम काफी है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। मैंने गहरी सांस ली और खुद भी उस चट्टान पर लेट गया जिस पर लुइस था। मैंने कंबल अपने गिर्द लपेट लिया। कुछ देर के लिए खामोशी तारी हो गई। फिर लुइस ने इस खामोशी को तोड़ा। नींद आ रही है ना मास्टर? मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मेरी वजह से बाहर आ गए हो। मेरी मानो, जाओ सो जाओ थोड़ी देर बेशक, फिर मेरी जगह संभाल लेना। नहीं लुइस, यकीन करो नींद का शायबा भी नहीं है। फिर खामोश क्यों हो? सोच रहा हूँ। क्या मास्टर? लुइस दिलचस्पी से बोला। तुम्हारे बारे में। दिल में क्या कहते होगे तुम भी कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी। मेरी जिंदगी? सच कहूँ मास्टर, क्या वो मेरी जिंदगी थी? जो तुम्हारे साथ साथ है वो लुइस नहीं मास्टर, तुम्हारा साया है। इस बात को लिख लेना। अगर तुम मुझसे पहले मरे तो ये साया भी एक लम्हे के बाद खत्म हो जाएगा। लुइस की आवाज बर्रा गई। मैं उसके अल्फाज से शदीद मुतासर हो गया था। मैंने उसकी कलाई पर हाथ रख दिया। काफी देर के बाद मैंने गुलगुलेर आवाज में कहा, दोस्तों के मामले में मैं बहुत खुश नसीब हूँ लुइस। यकीनन होगे मास्टर। मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताओ। मेरी इब्तदाई जिंदगी दुखों से इबारत है। तुम्हारी तरह मैं भी गरीबुल वतन हूँ। तवील अरसा कबल अपने वतन से दूर अमेरिका में जेरे तालीम था, लेकिन वतन की मोहब्बत कभी दिल से नहीं निकली। मेरा देश हर लम्हा मेरे सीने में जिंदा रहता है। मुझे उसके तसव्वुर से प्यार है। वतन से दूर सान फ्रांसिस्को में मुझे एक दोस्त मिला, एक काबिले एतमाद और काबिले फख्र दोस्त जो मेरा हम मजहब भी नहीं था। उसका नाम हरबंस था। वो मुझे याद है और हमेशा याद रहेगा। मेरी एक दोस्त लुइसी थी, एक चीनी लड़की जिसने मेरे लिए जान की बाजी लगाई। और फिर फादर जोशु, उन लोगों को जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं ना भूल सकूंगा। उन्होंने बेलोस मेरी मदद की थी, बल्कि यूं कहो कि उन्होंने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद की है, वरना शायद मेरे लिए यह मुमकिन ना होता। वेरी गुड। वैसे तुम्हारे बारे में बार बार एक तजस्सुस ज़हन में उभरता है। मैंने सोचा किसी मुनासिब वक्त में इस बारे में पूछ लूंगा। क्या तजस्सुस उभरता है लुइस?
बस यही कि तुम कौन हो, जिन लोगों के लिए तुम काम कर रहे हो उनका तुमसे क्या ताल्लुक है। तुम्हारे बारे में मेरी एक राय है मास्टर, और मैं उस पर मुकम्मल यकीन रखता हूँ। वो क्या? तुम उन लोगों से कोई मुआवजा लेकर काम तो नहीं कर सकते, क्योंकि मुआवजे पर काम करने वाले जरा मुख्तलिफ लोग होते हैं। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? नहीं लुइस, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। हम लोग एक ही मिशन से ताल्लुक रखते हैं और तुम्हें इस दौरान में तंजीम के मिशन के बारे में मालूम हो गया है। मैं इस मिशन की सच्चाई के लिए काम कर रहा हूँ। सिर्फ यही जज्बा है जिसने मुझे तमाम दूसरी बातों से बेनियाज कर दिया है। मैं आंखें बंद करके तुम पे यकीन करता हूँ मास्टर। दर हकीकत जज्बे ही दलेरी पैदा करते हैं, लुइस ने गहरी सांस लेकर कहा। फिर हम खामोश हो गए। सोने वाले ऐसे सोए कि किसी ने करवट भी न बदली। हालांकि असूलन वो अपनी ड्यूटी संभालने के पाबंद थे, लेकिन मैंने या लुइस ने इस सिलसिले में किसी से कुछ न कहा। सूरज गहरे बादलों की ओट में चला गया। रोशनी मादूम होती गई, तारीकी गहरी होती चली गई, यहाँ तक कि शाम पूरी तरह झुक आई। घड़ियों के मुताबिक अभी शाम ही थी, लेकिन तारीकी इस कदर बढ़ गई थी कि रात की सी लगती थी। हद निगाह मंजर धुंधला गए थे और इसी धुंधलके में मैंने एक रेंगते हुए धब्बे को देखा। मैं चौंक गया। लुइस, मैंने सरगोशी की। जीप है मास्टर, इसी तरफ आ रही है। मेरी सरगोशी के जवाब में लुइस ने कहा। हम दोनों खामोशी से दर्रे की चट्टान पर लेटे जीप को देखते रहे। गहरे सन्नाटे में जीप के इंजन की आवाज मक्खियों की भिनभिनाहट की मानद उभर रही थी। फिर उन्होंने तारीकी के पेश नजर हेडलाइट्स रोशन कर ली। वो यकीनन अंदाजे की बिना पर आगे बढ़ रहे थे। जीप थोड़े फासले पर रुक गई और 4 साए नीचे उतर आए। उन्होंने आपस में कुछ गुफ्तगू की और उनमें से 3 साए मुंतशिर हो गए। एक साया जीप के पास ही खड़ा रहा, गालिबन जीप की हिफाजत के लिए। लुइस, जीप के पास खड़े हुए शख्स को संभालो, मैं इन लोगों को देखता हूँ, मैंने लुइस के कान में कहा। ओके मास्टर, लुइस ने कहा। मैंने अपनी जगह छोड़ दी और तारीकी में आंखें फाड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। वो लोग निगाहों से उजल हो गए थे, न जाने कहाँ गुम हो गए थे तीनों। फिर एक लड़कते हुए पत्थर ने मेरी मदद की और मुझे उनकी सिमत मालूम होगी। वो इसी गार के करीब मौजूद थे जिसे मैं हमारे साथ ही छुपे हुए थे। मेरा दिल धक से रह गया। क्या उन्हें इन लोगों की मौजूदगी का इल्म हो गया? मैंने राइफल सीधी की और बर्क रफ्तारी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। अचानक एक पत्थर मेरे पाँव के नीचे आकर लड़क गया और वो उछल कर भागे। गालिबन वो पोजीशन लेने के चक्कर में थे। खुदा जाने उन्हें कुछ गार के बारे में मालूम हुआ था या नहीं, लेकिन मेरी सिम का अंदाजा वो बखूबी लगा चुके थे। ये इत्तेफाक ही था कि मैं गैर मामूली तौर पर उन्हें तलाश करता हुआ एक गार तक आ गया था। उसी वक्त गार में से किसी की आंख खुल गई और गार के दहाने पर कुछ आवाजें सुनाई दी। बस गजब हो गया। अस्टेन गन्नों से गोलियां बरसने लगी। गार के दहाने से कई कर्बनाक चीखें बुलंद हुई। न जाने कौन शिकार हो गया था। मैंने सबकी जिंदगी का ठेका तो नहीं ले रखा था। होशो आवाज कायम रखने चाहिए थे उन लोगों को भी। इसके सिवा कोई चाराकार नहीं था कि मैं फायरिंग करके उन लोगों की तवज्जो गार से हटा दूं। अगर उन्हें अंदाजा हो गया होता कि गार में निहत्थे लोग भरे हुए हैं तो वो अंदर दाखिल होकर एक एक को भून डालते। चुनाचे इस बार मैंने कई फायर किए और जल्दी से अपनी जगह छोड़कर दूसरी पोजीशन संभाल ली। अस्टेन गन का रुख इस सिमत हो गया था जहां से मैंने गोलियां बरसाई थी, लेकिन मैंने भी इस जगह का अंदाजा लगा लिया था जहां वो लोग मौजूद थे। इस बार मेरी राइफल ने 2 कामयाब फायर किए। 2 चीखें बुलंद हुई और अस्टेन गन्ने खामोश हो गई। मैंने फिर अपनी जगह छोड़ दी और एक उभरी हुई चट्टान की ओट में पहुंच गया। दफातन मैंने चंद और रोशनियां देखी और फिर बड़े इंजनों की आवाजें उभरी। वो ट्रक थे जो कहीं करीब ही मौजूद थे और जीप सूरत हाल का जायजा लेने या हमें तलाश करने इस तरफ आई थी। अब फायरिंग की आवाज पर ट्रक भी हरकत में आ गए थे। हालात बिगड़ गए थे। लगता था जैसे इस बार उन्होंने होशियारी से हमें घेर लिया था। तारीकी की वजह से कोई मौसर कदम भी नहीं उठा सकता था। ट्रक चढ़ाई पर आ रहे थे और उनकी रफ्तार काफी तेज थी। फिर उनसे फायरिंग होने लगी। ये मशीन गन की फायरिंग थी। चट्टानें टूटने लगी, संगरेजे फिजा में उड़ने लगे। फिर न जाने कहां से स्टेन गन की फायरिंग की आवाज आई और दोनों ट्रकों की रोशनियां बुझ गईं। शीशे टूटने की आवाज फिजा में गूंज उठी थी। एक ट्रक का रुख बदल गया और वो अपनी जगह छोड़कर गहराइयों की तरफ चल पड़ा। फिर वो शोले बिखेरता हुआ हजारों फीट की गहराई में गिरने लगा। मैं सोच रहा था कि ये फायरिंग किसने की। अस्टेन गन से दूसरा ब्रेस्ट फायर हुआ और इस बार कई चीखें बुलंद हुई। इसी वक्त एक साया सा मेरे सामने से गुजरा। एक लम्हे में मैंने फैसला कर लिया कि वो कोई भी हो उसे काबू में करना जरूरी है और मैंने पैंतरा बदल कर राइफल के बट से उस पर हमला कर दिया। साये के हल्क से करीहा चीख निकली। उसके गिरते ही मैंने उसे छाप लिया। मेरे हाथ खून में लुथड़ गए। राइफल की जरब कुछ सख्त थी, अलबत्ता जो कारामद चीज मेरे हाथ लगी वो अस्टेन गन थी जो यकीनन उस साये के हाथ से गिरी थी। मैंने राइफल फेंक कर अस्टेन गन संभाल ली। अभी इससे फारिग भी नहीं हुआ था कि दफातन किसी चट्टान के अकब से फिर फायरिंग हुई और मैं बाल बाल बचा। संभल कर मैंने भी उस तरफ फायर झोंक दिए।
कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कौन कहाँ है, कौन कब क्या कर रहा है। गार वालों को जैसे सांप सूंघ गया था, हर सू सुकूत छा गया था। जब ये खामोशी तवील हो गई तो मैंने एक जोरदार आवाज लगाई, लुइस। मेरी आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी। सब ठीक है मास्टर, मैं रोशनी दिखा रहा हूँ, इस सिमत आ जाओ। लुइस की आवाज सुनाई दी और एक टार्च रोशन हो गई। मिस्टर अली, मैं भी आ रहा हूँ, कोई खतरा तो नहीं? माइकल की आवाज भी सुनाई थी। नहीं मिस्टर माइकल, जहाँ हैं वहीं रहें, मैंने चिल्लाकर कहा। और फिर लोइस की दिखाई हुई रोशनी की सिमत बढ़ने लगा। रास्ता अजनबी था और जगह पुरखतर भी, लेकिन मैं किसी न किसी तरह लोइस के पास पहुंच गया। लोइस के हाथ में स्टेन गन दबी हुई थी, फालतू मैगजीन भी उसके पास नजर आ रहा था। मैंने गर्म जोशी से उसके शाने को दबाते हुए कहा, तुम ठीक तो हो लोइस? बिल्कुल ठीक हूँ मास्टर, तुमने जो काम मेरे सपुर्द किया था मैं उससे कुछ ज्यादा ही अंजाम दे चुका हूँ। तुम वो दोनों ट्रक मेरे नाम में दर्ज कर दो जो गहराइयों में गिरकर तबाह हो चुके हैं। लुइस ने मुस्कुराकर कहा। उसके स्याह चेहरे पर दांतों की सफेद कितार झलक रही थी। मैंने दिलचस्पी से कहा, लेकिन तुमने ये सब कैसे कर डाला? बस मास्टर, तुमने मुझसे कहा था कि जीप के करीब पहरा देने वालों को संभालो, सो मैंने उसे संभाल लिया। उसकी स्टेन गन, ये टार्च, पाइप और तंबाकू, कुछ करेंसी और एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर अब मेरे कब्जे में। वैसे काम का आदमी था मास्टर, अगर ये स्टेन गन मेरे हाथ ना लगती तो ट्रक हमें शदीद नुकसान पहुंचा सकते थे। मगर स्टेन गन तो मैं तुम्हारे हाथ में भी देख रहा हूँ, ये कहाँ से आई? लोइस ताज्जुब से बोला। बस लोइस, इस वक्त सूरत हाल के बारे में कोई सही अंदाजा लगाना मुश्किल है। उन्होंने गार में भी फायरिंग की थी, पता नहीं वहाँ कौन कौन काम आया। वो चले मास्टर, लोइस ने तशवीश से कहा। हाँ आओ, मैंने लोइस का हाथ पकड़कर कहा और हम बुलंदियों की जानिब बढ़ने लगे। रास्ते में कई बार टार्च रोशन करनी पड़ी थी। मुझे खतरा था कि कोई बचा खुचा दुश्मन टार्च की रोशनी पर फायर ना कर दे, लेकिन ऐसा ना हुआ और हम गारों के करीब पहुंच गए। टार्च की रोशनी देखकर माइकल, मैग जैक्सन और दूसरे अफराद भी हमारे पास आ गए। मैंने बेसब्री से पूछा, फायरिंग से कौन कौन जख्मी हुआ है? अफसोस मिस्टर अली, हमारे 3 साथी हलाक हो गए हैं, लेकिन इस अहमकाना कोताही में हम खुद को कभी माफ ना कर सकेंगे। हमें इतनी गहरी नींद नहीं सोना चाहिए था। माइकल अफसुर्दगी से बोला। हलाक होने वाले कौन है? मिस्टर डोनाल्ड, एक बूढ़ी खातून और मिस्टर फरास्ट, ये तीनों गार के दहाने पर निकल आए थे। माइकल ने कहा। मैं एक तवील सांस लेकर खामोश हो गया। फिर माइकल ने पूछा, अब क्या पोजीशन है? मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक है। मेरे अंदाजे के मुताबिक काफी खून रेजी हुई है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में कोई सही बात नहीं बता सकता। आओ गार में चलो। मिस्टर मैग, आप किसी के साथ मिलकर ये दोनों स्टेन गन्ने संभाल लें और कुर्बो जवार पर निगाह रखें। गार में लोग बुरी तरह सहमे नजर आ रहे थे। मैंने उन्हें तसल्ली दी और आराम करने लेट गया। माइकल वगैरह भी मेरे नजदीक बैठ गए और मुझसे तफसीलात मालूम करने लगे। यूं रात गुजर गई। नींद तो उसके बाद किसी को नहीं आई थी। सुबह की रोशनी में हमने कुर्बा जवार में देखा बहुत सी लाशें बर्फ पर पड़ी हुई थी। नीचे गहराइयों में तबाहशुदा ट्रकों के ढांचों से अब भी धुआं उठ रहा था। गहराइयों से धुआं फिजा में बुलंद होता अजीब सा लग रहा था। हम देर तक लाशों और धुएं को देखते रहे। फिर माइकल गहरी सांस लेकर बोला, अब तो इस जिंदगी से उकताहट महसूस होने लगी है मिस्टर अली। उकताहट मौत को कहते हैं और मेरे ख्याल में अभी तुम मौत के आरजूमंद नहीं हो। आप जैसा हौसला कहाँ से लाऊं? सब कुछ हमारी जात में मौजूद है। इन औरतों के देखो जिनका सहारा सिर्फ हम है और वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ में जिंदगी तलाश कर रही हैं, मैंने कहा और माइकल खामोश हो गया। जिंदगी के मतलाशी फिर जिंदगी की तलाश में सरगर्दा हो गए। हमने सफर का आगाज कर दिया, लेकिन न जाने क्यों आज तबीयत पर कुछ उदासी छाई हुई थी। कोई भी बशाश नहीं था, या फिर ये उदासी मेरे अंदर ही थी कि सब उदास लग रहे थे। लेकिन क्यों? आखिर क्यों? मैंने तो माइकल को दिलासा दिया था। क्या मैं नफ्सियाती तौर पर उसकी बात से मुतासिर हो गया था? इस वक्त दिन के तकरीबन 11 बजे थे जब फिजा में मक्खियों की भिनभिनाहट सुनाई दी। मेरी निगाहें आसमान की जानिब उठ गई। आसमान साफ था। दाहिनी सिर्फ एक पहाड़ी सिलसिला था जिसके दूसरी तरफ की फिजा हमारी निगाह से ओझल थी और मक्खियों जैसी ये भिनभिनाहट उसी तरफ से महसूस हुई थी। हम लोग एक दुश्वार गुजार रास्ते से गुजर रहे थे। हमारे दाहिने हाथ पर पहाड़ी बुलंदियां थी और बाएं हाथ पर पुश्तियां जो बहुत गहरी तो नहीं थी, लेकिन इस तरह थी कि उन ढलानों पर उतरना मुमकिन नहीं था। और ये आवाज, मैंने अपने जहन में शदीद सनसनी महसूस की। फिर मेरी आवाज उभरी, माइकल। कुछ फासले पर किसी ख्याल में डूबा कदम बढ़ाता हुआ माइकल ठिठक गया। उसने मुझे आवाज दी, मिस्टर अली। मैं आहिस्ता से बोला, कहिए क्या बात है? किस ख्याल में डूबे हुए हो? ओह बस यूं ही, कोई खास बात नहीं। तुमने ये आवाज भी नहीं सुनी होगी। आवाज? गौर करो, मैंने कहा और माइकल इधर उधर देखने लगा। आवाज कुछ मदम सी हो गई थी, लेकिन मादूम नहीं थी। माइकल ने कान लगाए, फिर बोला, अफसोस मैंने ये आवाज नहीं सुनी। अलबत्ता मेरा दिल अब भी अंदेशे से भरा हुआ था।
मैं इसे सिर्फ समात का वहमा नहीं करार दे सकता था। आहिस्ता आहिस्ता आवाज फिर तेज हो गई। मैं जल्दी से बोला, माइकल। हाँ, ये आवाज। ओ मिस्टर अली, ये तो शायद जहाज या हेलीकॉप्टर। क्या हमारी तलाश शुरू हो गई या फिर इनका ताल्लुक दुश्मन से है? उसका जुमला पूरा नहीं हो पाया था कि पहाड़ों के दरमियान से एक हेलीकॉप्टर नमूदार हुआ और सब चौंक पड़े। इमदादी पार्टी। चंद लोगों ने खुशी के नारे लगाए और एक पुरजोश शख्स ने कमीज उतार कर जोर शोर से हिलानी शुरू कर दी। सब लोग चलते चलते रुक गए। क्या ख्याल है मास्टर? लुइस ने सरगोशी की। ये इमदादी पार्टी नहीं हो सकती लुइस। मेरा भी यही ख्याल है, लुइस जल्दी से बोला। हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब आने लगा, लेकिन इतना करीब भी नहीं कि हम उस पर बैठे हुए लोगों को देख सकते। फिर वो पहाड़ों के अकम में चला गया। मैं तशवीशी निगाहों से फिजा में देख रहा था। हेलीकॉप्टर में आने वालों ने हमें जरूर देख लिया होगा और ये नामुमकिन है कि उनकी हम पर नजर ना पड़ी हो। अगर वो हमारे हमदर्द होते तो फौरी तौर पर अगर हमारे लिए कुछ न कुछ ना कर पाते तब भी दिलासा देने की कोशिश जरूर करते। और उनका इस तरह खामोशी से जायजा लेकर चले जाने का मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता था कि वो हमारे दुश्मन है। माइकल मेरे करीब खिसक आया। क्या ख्याल है उन लोगों के बारे में? पहली बार सूरत हाल सख्त तशवीशनाक हो गई है। मैंने कहा, यहाँ जो अहमक ये समझ रहे हैं कि इनका ताल्लुक इमदादी पार्टी से है, लेकिन इनकी सिर्फ इस बात का इशारा नहीं हुआ। हाँ, ये खाम ख्याली है। मैंने कहा, मां ने कुछ ज्यादा ही कड़कड़ाहट सुनाई दी और मैंने माइकल की तवज्जो उस तरफ दिलाई। इस बार आवाजें कुछ ज्यादा ही हैं। उसने कोई जवाब न दिया। जवाब देने की नौबत ही नहीं आई थी। इस बार 3 हेलीकॉप्टर थे। तीनों निहायत तेज रफ्तारी से हमारे सरों पर से गुजरे और हमारे इर्द गिर्द पत्थरों की किरचियां उड़ने लगीं। हेलीकॉप्टरों से मशीन गनों ने गोलियां बरसाई थी। अफरा तफरी मच गई। इंतहाई खतरनाक जगह थी। कुछ लोगों ने गोलियों से बचने के लिए छलांगे लगाई और बदहवासी में गहराइयों में जाकर उनकी दिलखराश चीखें कानों में पिघले हुए शीशे की मानद उतरी। ये भी ना देख सका कि मौत का शिकार होने वाले कौन थे। अलबत्ता ये अंदाजा जरूर लगा लिया गया था कि हेलीकॉप्टरों से चलाई गई गोलियां हमें शिकार करने के लिए नहीं चलाई गई थी, बल्कि यकीनी तौर पर यह वार्निंग थी। ये लोग तो ख्वाह मखा अफरा तफरी का शिकार हो गए और अपनी जानें गवा बैठे। मुरना पहली बार आवाज खो बैठी थी। उसकी हरियाणी चीखें कानों से टकराई थी। दिल तो चाहा कि उसे तसल्ली दूं, लेकिन यहाँ सब भी उसके मुस्तहिक थे। किसको संभालता, किसको ना संभालता। लोग अब भी इधर उधर भाग रहे थे। फिर किसी ने हेलीकॉप्टर पर स्टेन गन से फायरिंग शुरू कर दी। नहीं, फायरिंग मत करो, मैंने वहशियाना अंदाज में कहा, और हेलीकॉप्टरों की फायरिंग से बचने के लिए पहाड़ के दामन में छलांग लगा दी। गोलियां इस बार भी मुसाफिरों को निशाना बनाने के लिए नहीं चलाई गई थी, बल्कि ये सिर्फ वार्निंग थी। और यही बेहतर था। इस वक्त जिसके हाथ में भी स्टेन गन थी, उसने दोबारा उस पर फायरिंग करने की नहीं कोशिश की थी, वरना सूरत हाल बदल जाती। एक स्टेन गन मेरे पास भी थी, लेकिन मैंने उसे इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझा था। अकब से आने वाले हेलीकॉप्टर ने भी फायरिंग की और वो हमारे ऊपर फिजा में मुअल्लक हो गया। उसके बाद मेगाफोन पर एक आवाज उभरी, गधे के बच्चों, अपनी जगह साकत खड़े हो जाओ। तुम क्या समझते हो कि ये गोलियां तुम पर चलाई गई हैं? अगर गोलियां तुम पर चलाई गई होती तो तुम सब की लाशें खाक और खून में तड़प रही होती। ये तो सिर्फ तुम्हें इशारा है। आगे बढ़ो। जिस शख्स के पास जो हथियार है वो उसे इसी जगह फेंक दे। किसी ने अगर हेलीकॉप्टर की जानिब रुख करने की कोशिश की तो उसका पूरा जिस्म छिलनी कर दिया जाएगा। हेलीकॉप्टर आगे बढ़ गया। मैंने अपनी जगह से गर्दन उठाकर उन लोगों को देखा जो हेलीकॉप्टर से आने वाली आवाजों को सुन रहे थे, और फिर मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। स्टेन गन हाथों में बुलंद करके गहराइयों में उछाल दी। दूसरी स्टेन गन शायद फ्रेड के हाथ में थी। उसने भी मेरी तकलीद की। हमें अंदाजा हो चुका था कि अब हम इस मुसीबत से बासानी नहीं निकल सकते, और इस वक्त कोई भी हरकत मौत के मुतरादिफ होगी। बहुत से चेहरे निगाहों के सामने से गायब थे, लेकिन उन्हें इधर उधर तलाश करने की मोहलत नहीं थी। लुइस भी नजर नहीं आ रहा था। मेरा दिल धड़क गया। क्या लुइस भी गहराइयों में जाने वालों में शामिल है? मैंने दुख भरे अंदाज में सोचा। हेलीकॉप्टर फिर वापस आ रहे थे। इस बार तीनों एक साथ आगे बढ़ रहे थे। उनसे फिर गोलियां चलाई गई। एक हेलीकॉप्टर कदरे नीचे आ गया। तुमने हमारी बात सुन ली है या नहीं? जो लोग सामने हैं वो अपने हाथ बुलंद कर दें। हम सब ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। हेलीकॉप्टरों से इसका जायजा ले लिया गया। फिर दोबारा आवाज सुनाई दी, आगे बढ़ते रहो। उस बड़ी चट्टान से घूमने के बाद तुम्हें एक मैदान नजर आएगा। मैदान के बीचों बीच ठहर जाओ, एक हेलीकॉप्टर से कहा गया, और वो आगे बढ़ गया। 2 हेलीकॉप्टर मुख्तलिफ सिमतों में घूमकर हमारे हकम में आने लगे। हमारी रफ्तार तेज हो गई थी। माइकल, जैक्सन, फ्रेड और रेक्सन मेरे बिल्कुल करीब आ गए थे। कुछ लोग घट भी गए थे। माइकल, बहुत से लोग तो नजर ही नहीं आ रहे। हाँ मिस्टर अली, कौन कौन? कुछ अंदाजा है? मैंने चारों तरफ देखते हुए कहा। कोई अंदाजा नहीं मिस्टर अली, आप सूरत हाल देख रहे हैं। हाँ, मैंने बेजान लहजे में कहा। अगर हमने रुकने की कोशिश की मिस्टर अली,
तो यकीनन इस बार वो हम पर फायरिंग शुरू कर देंगे। माइकल के लहजे में खौफ की लर्जिश थी। जाहिर है वो जंगजू आदमी नहीं था, सिर्फ एक पायलट था, एक त्यारे का पायलट। अब तक वो जिस जवान मर्दी और दलेरी से हमारे साथ मिलकर काम करता चला आया था वो इसकी फितरी सलाहियतें थी। वरना जाहिर है लड़ाई से दूर रहने वाले लोग ऐसे मौकों पर बुरी तरह नर्वस हो जाते हैं। त्यारे का तबाह हो जाना शायद उसके लिए नई बात ना हो, क्योंकि दौरान तरबियत उसे इस किस्म के मराइल से गुजरने का सबक दिया जाता रहा होगा। लेकिन अगर खतरनाक दुश्मनों की एक बड़ी तादाद से वैरानों में ताकुब कर रही हो तो फिर तो अच्छे अच्छे आवाज खो बैठते हैं। माइकल की आवाज की लर्जिश कोई अनोखी बात नहीं थी। मैंने दूसरे लोगों के चेहरे भी देखे, उनके रंग भी तवक्को के मुताबिक उड़े हुए थे, लेकिन मेरा दोस्त लुइस नजर नहीं आ रहा था। मैं उसके बारे में मालूम किए बगैर ना रह सका। आप में से किसी ने लुइस को देखा? मैंने देखा है, रैक्सन ने दर्दनाक लहजे में कहा, और मैं चौंक कर उसकी जानिब देखने लगा। क्या मतलब? हाँ मैंने देखा है। कहाँ? मैंने बड़े इस्तराब से पूछा। वो उन लोगों में शामिल था जो गहराइयों की जानिब दौड़ पड़े थे। मैंने उसकी चीख भी सुनी थी, रैक्सन ने बताया। ओह ओह, मैं कर्ब से सिर्फ इतना कह सका। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था, कलेजा फट गया था, आंखों में नमी आ गई थी। उसके बाद मैं कोई बात ना कर सका। हम लोग आगे बढ़ते रहे और दूसरे लोगों को मेरी इस खामोशी का एहसास हो गया था। चलते चलते माइकल ने मेरे शाने पर हाथ रखते हुए कहा, जिंदगी के इस सफर से न जाने हम किस किस से बिछड़ जाते हैं। मैं ठीक हूँ माइकल, तुम्हारा शुक्रिया। मैंने खुद को संभालते हुए कहा। बड़ा नफीस इंसान था वो, लेकिन त्यारे के हादसे में जो लोग हलाक हो चुके हैं वो भी न जाने कैसे कैसे होंगे। माइकल मेरा बाजू थपथपाने लगा, फिर बोला, हमें आखिरी दम तक खुद को मुस्तैद रखना होगा। वैसे अब तक जो कुछ हुआ है उस पर यह सिचुएशन भारी है। हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये लोग हेलीकॉप्टरों से यहाँ पहुँच सकते हैं। अव्वल तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई मिस्टर अली कि ये कमबख्त हैं कौन, क्या चाहते हैं। बाज़ औक़ात तो मेरा दिल चाहता है कि जल्द अज जल्द खुद को इनके हवाले कर दूँ और इनसे यह मालूम करूं कि आखिर उनका मकसद क्या है, उनकी कौमियत क्या है, कौन है वो और क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं। मैं खामोश रहा और सुनता रहा। मुझे खामोश पाकर फिर वो बोला, आपने इस सिलसिले में अपनी कोई राय नहीं दी मिस्टर अली। क्या राय दूं? मैं भी तो तुम्हारी तरह इस मसले में बेबस हूँ। दरिया पार वालों को हमने जो ज़िक पहुंचाई है उसकी इतला इन लोगों को जरूर मिल गई होगी जो हेलीकॉप्टर में है। हाँ यकीनन, इसका मतलब है कि इनके सीने में इंतकाम की आग सुलग रही होगी और रात को भी हमने इनके काफ़ी अफराद हलाक किए हैं। मेरा ख्याल है मिस्टर अली कि हमें काबू में करने के बाद ये लोग हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या कहा जा सकता है? मैं गहरी सांस लेकर बोला। सब के चेहरे उतरे हुए नजर आ रहे थे। देर तक हम उसी तरह चलते रहे। आहिस्ता आहिस्ता हम उस चट्टान तक पहुंच गए जो दूसरी जानिब घूम गई थी। हेलीकॉप्टर से जो कुछ कहा गया था उसके मुताबिक चट्टान के दूसरी जानिब वो मैदान होना चाहिए था जहां हम लोगों को उनके हुक्म के मुताबिक क़याम करना था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद जैक्सन ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, न जाने क्यों आप ही को मुखातिब करने को दिल चाहता है मिस्टर अली। शायद इसकी वजह यह हो कि आपने हम लोगों के ज़हनों को कंट्रोल कर लिया है। आपने आला कारकर्दगी का सबूत देते हुए ये बात साबित कर दी है कि आप बेपनाह ज़हनी सलाहियतों के मालिक हैं। क्या बात है? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। हर चंद की यह मुस्कुराहट फीकी थी। इस माहौल में और इस हादसे से मैं खौफजदा नहीं था, लेकिन लुइस की मौत ने मेरे ज़हन के तार झंझोड़ कर रख दिए थे। वो किसी तरह मेरे ज़हन से नहीं उतर रहा था। इस वक्त मेरे ज़हन पर उसकी मौत का शदीद असर था। तब भी जैक्सन की आवाज़ उभरी। मैं ये कह रहा था कि क्या इनकी कोई आबादी, कोई ऐसा अड्डा जहाँ पे ये लोग बासानी नकलो हरकत कर सकते हों, करीब ही मौजूद है? अगर ऐसा ना होता तो इतनी जल्दी हेलीकॉप्टरों का आ जाना भी मुमकिन नहीं था। यकीनन हेलीकॉप्टरों का राब्ता कायम करके इनसे इमदाद तलब की गई होगी। उन्हें बता दिया गया होगा कि दरिया के किनारे पुल अबूर करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। हाँ, इस बात के इम्कानात हैं, वरना ये लोग इतने साजो सामान के साथ किसी और जरिए से बर्फ के इन वैरानों तक नहीं पहुंच पाते। मैंने तायद की। उसके बाद खामोशी छा गई। हम उस चट्टान के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे जिसकी जानिब हमें रुकने के लिए कहा गया था। हेलीकॉप्टर चक्कर लगा लगा कर हमारे अकब में आते और हमें आगे बढ़ने के लिए आमादा करते। अब इस बात की गुंजाइश कहाँ थी कि हम में से कोई गलत हरकत करने की कोशिश करता। जिस जगह को मैदान कहा गया था वो दरअसल मैदान नहीं था, अलबत्ता इस चक्करदार सड़क पर इतनी कुशादा जगह थी कि उसे मैदान का नाम दिया जा सकता था। पथरीली जमीन पर हल्की हल्की बर्फ की तह जमी हुई थी जिसे अगर जूते की ठोकर से खरीदा जाता तो जमीन नजर आ जाती थी। गोया यहाँ बर्फ बहुत कम थी। मैदान को अबूर करने के बाद फिर वो पतली सड़क शुरू हो गई थी जिसके दोनों जानिब खाइयां थी। यहाँ से ये पहाड़ी सिलसिला एक दूसरी जानिब चला गया था और सड़क दूसरी सिमत गई थी। वो सड़क ज्यादा खतरनाक थी। उस पर से किसी ट्रैफिक का गुजरना नामुमकिन नहीं था। उसे देखकर खासा खौफ महसूस होता था क्योंकि उसके दोनों जानिब गहराइयां थी और वो चौड़ी नहीं थी कि बहुत से आदमी एक साथ उस पर से गुजर सके।
और ना ही उस पर आसानी से सफर किया जा सकता था। मैं ये सोचने लगा कि अगर हम हेलीकॉप्टर की निगाहों में आए बगैर यहाँ तक पहुँच भी जाते तो इस सड़क को अबूर करना खासा मुश्किल मरहला था, जो तकरीबन 2-2.5 मील लंबी थी और जिसके बाद फिर पहाड़ी सिलसिला नजर आता था। उस लंबी सड़क को इस तरह अबूर करना मेरे ख्याल में किसी तरह मुमकिन नहीं था, खास तौर से इसलिए भी कि हमारे साथ खवातीन भी थीं। माइकल, फ्रेड, जैक्सन और दूसरे लोगों के ज़हनों में यकीनन ये सवाल था। मिस्टर रैक्सन खासे परेशान नजर आ रहे थे, उनके चेहरे पर उलझन के आसार नुमायां नजर आ रहे थे। बार बार उनकी निगाहें फिजा में जाती। बिलाकर उन्होंने सर्द लहजे में कहा, जिंदगी को अगर ऐसे हादसात से दो चार होना था तो फिर इंसान के लिए उसके घर की चार दीवारी बेहतर है। हम लोग कितने बेबस हैं, किस कदर बेबस हैं। हौसला रखिए मिस्टर रैक्सन, आपको अंदाजा है कि आप किन हालात से जिंदगी की जानिब आए थे? हाँ, मुझे अंदाजा है। मेरा ख्याल है मिस्टर रैक्सन, आपकी जिंदगी एक सबक है हम सब के लिए। इस वक्त जहाज में रह जाने वाले तमाम लोगों की मौत का यकीन कर लिया गया था और किसी भी जिंदा शख्स का तस्वर नहीं किया जा सकता था। आप जहाज के उस ढांचे से बरामद हुए जो चंद लम्हों के बाद गहराइयों में चला गया था। बेशक, रैक्सन ने जवाब दिया। तो फिर उन हालात में हम जिंदगी को कुछ नहीं कह सकते। वक्त और माहौल अपना सफर कर रहे हैं और करते रहेंगे। रैक्सन ने मेरी इस फलसफियाना बात का कोई जवाब नहीं दिया। हम लोग मैदान में बीचों बीच खड़े हो गए थे। तब हमने तीनों हेलीकॉप्टरों को नीचे उतरते हुए देखा और चंद लम्हों के बाद उनके इंजन बंद हो गए। हेलीकॉप्टरों से दो आदमी नीचे कूदे थे। उनके हाथों में स्टेन गन्नें दबी हुई थी। जिस्म पर नीले रंग की मखसूस वर्दी थी जिस पर कोई निशान नहीं था। उनके चेहरे खासे खौफनाक नजर आ रहे थे। यूरोपियन नस्ल के लोग थे। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए हमारे नजदीक पहुंच गए।